वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री हो चुका है, साथ ही साथ मिडिवल हिस्ट्री हो चुका है, फिजिक्स भी हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1, क्योंकि एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट होगा तो इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आता है तभी लाइक करें। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? बिल्कुल आराम से चलने वाले हैं। जिनको फास्ट करके देखना होगा तो आप लोग फास्ट करके भी देख सकते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? पुर्तगाल से। पुर्तगाल से स्थापित हुए थे। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। ऐसा पता होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया है? तो 17 मई 1498। कहाँ आया था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। किसकी सहायता से आया था? तो यह हो जाएगा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से। वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आया था। वास्को डी गामा के आगमन के समय कालीकट का राजा कौन था? तो जमोरिन था। उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, जबकि पहले से मौजूद अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। वास्को डी गामा जो है यह अफ्रीका के दक्षिणतम सिरा, जो कि केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं आशा अंतरिक्ष, का चक्कर लगाते हुए भारत पहुंचा था। अब क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो 1488 में ही पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज ने ही केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। वास्को डी गामा दोबारा भारत कब पहुंचा था? तो 1502 में। वास्को डी गामा की मृत्यु भारत में ही हो गई थी मलेरिया से। पेड्रो अल्वारेज भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। माफ करिएगा, पेड्रो अल्वारेज भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो कोचीन में। कब स्थापित की? तो 1503 में। पुर्तगाली ने भारत में तंबाकू, आलू, मक्का आदि खेती करना प्रारंभ किया। तंबाकू की खेती, आलू की खेती, मक्का, यह सब की खेती करना प्रारंभ किसने किया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली गवर्नरों में महानतम गवर्नर कौन हुए? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत कब आए थे? तो 1605 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, लेकिन भारत आए थे 1608 में। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेजी राजदूत था जो भारत आया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था और भारत आया था 1668 में। हालांकि आगे दिया भी गया होगा। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए 1498 में और सबसे अंतिम में पुर्तगाली ही गए। कब गए? 1961 में गोवा को आज़ाद करके चले गए। भारत से यूरोपीय देश के जाने का क्रम, यहाँ पे जाने का क्रम दिया गया है। ब्रिटेन जो है 1947 में गए, फ्रांस 1954 में गए और पुर्तगाली 1961 में गए। नेक्स्ट है, 1492 में स्पेन के कोलंबस में नई दुनिया या फिर अमेरिका की खोज किया। 1492 में कोलंबस ने, यहाँ पे स्पेन के कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात नई अमेरिका की खोज की। यहाँ पे कर लीजिएगा, स्पेन के कोलंबस ने। कोलंबस मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का रहने वाला था। कोलंबस का जन्म इटली में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीना था। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों के भारत में महानतम गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या फिर वायसराय फ्रांसिस्क द अल्मोडा था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में स्थापित किया था। शुरुआत में यही पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी थी। नीनो डी कुन्हा जब वायसराय बनकर आया तो उसने गोवा को राजधानी बनाया और गोवा को राजधानी बना लिया 1530 में। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 मतलब 450 वर्षों तक 450 वर्षों तक शासन किया। पुर्तगालियों ने गोवा को 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में। अंग्रेज सबसे पहला मुगल दरबार में व्यापारिक छूट के लिए गए।
कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में गया था। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला द्वितीय अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो था। 1615 में आया था जहांगीर के दरबार में और यह आया था 1608 में। मुगल दरबार में कोई विशेष छूट न मिलने पर अंग्रेजों ने दक्षिण भारत का रुख किया। सुनहरा फरमान, जिसे गोल्डन फरमान भी कहते हैं, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इस सुनहरा फरमान के अनुसार 500 पैगोडा सालाना देने पर उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी। नेक्स्ट है शाही फरमान या फिर रॉयल ऑर्डर। शाही फरमान क्या है? तो 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 3000 सालाना रुपये लेकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में चुंगी मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेज को दे दिया। यही शाही फरमान बाद में अंग्रेज और बंगाल के शासक के बीच युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंगेर किसकी राजधानी थी? मुंगेर किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर को राजधानी बनाया था मीर कासिम ने। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का शासक नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद के कारखाना की स्थापना भी की। इतिहासकारों ने मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी कहा है। याद रखिएगा, मीर जाफर को क्लाइव का लोमड़ी या फिर गिदड़ कहा है। अब यहाँ पे दिया गया है कुंवर सिंह के बारे में। 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। कुंवर सिंह परमार वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से? परमार वंश से संबंधित थे। कुंवर सिंह परमार वंश से संबंधित थे। 27 जुलाई 1857 को सर्वप्रथम कुंवर सिंह ने डनवर को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम बार ली ग्रांट को पराजित किया था। 23 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह ने अंतिम बार ली ग्रांट को पराजित किया। 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल को बिहार में विजय दिवस मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बारे में दिया गया है। यह बंगाल का नवाब था जिसे 1757 के प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पराजित किया था और सिराजुद्दौला ही जो है प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, उसका नेतृत्व किया था। मुंडा विद्रोह को महाविद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड के रांची क्षेत्र में 1899-1900 में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे। नाम याद रखिएगा, आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 15 नवंबर को भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। कब? 15 नवंबर को। कहाँ? तो भारत सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। वही 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस झारखंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में किस किस के बीच हुआ था? तो यह हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। हालांकि मीर कासिम की तरफ से सिराजुद्दौला, माफ करिएगा, मीर कासिम की तरफ से मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था और शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब था, शुजा-उद-दौला, इन तीनों ने नेतृत्व किया था और अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। यहाँ पे दिया भी गया होगा, यह युद्ध बंगाल के नवाब द्वारा दिए गए व्यापार विशेष अधिकारों के दुरुपयोग और ईस्ट इंडिया कंपनी की उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। इस युद्ध में एक ओर अंग्रेजी सेनाएं थीं और दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने नवाबों और मुगल सम्राट की सेनाओं को हरा दिया था। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ था। पहला संधि 12 अगस्त 1765 को और दूसरा संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। तो चलते हैं, देखते हैं। यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल,
बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया और उसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। कब प्रारंभ किया? तो 1765 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? व्यक्तिगत सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक है और उसने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाया था। इस सिद्धांत को राज हड़प नीति भी कहा जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में भारतीय राज्यों का विलय किया गया। इस नीति के तहत गोद प्रथा एवं दत्तक प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा राज्य को 1848 में विलय किया गया। ध्यान देने वाली बात है कि अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था, न कि हड़प नीति। कौन से आधार पर? तो हो जाएगा कुशासन के आधार पर, व्यक्तिगत की नीति के आधार पर नहीं, कुशासन के आधार पर। लॉर्ड कैनिंग ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। चलिए व्यक्तिगत संधि के तहत हड़पा गया क्षेत्र को देख लेते हैं। तो देखिए इसके समय क्या हुआ था? तो द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 तक और 1849 से पंजाब को विलय कर लिया गया था। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849, यह क्वेश्चन पूछा भी गया बिहार दरोगा में। अब देखते हैं व्यक्तिगत संधि के तहत हड़पा गया क्षेत्र। सबसे पहले सतारा को 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, जैतपुर और संभलपुर 1849, बघाट को 1850 में, जैतपुर संभलपुर बघाट 1850, 1852 में उदयपुर, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को हड़पा था, लेकिन इसे मान्यता फिर बाद में नहीं दिया था, फिर वापस करना पड़ गया। अवध को 1856 में कुशासन के आरोप में हड़पा था। नेक्स्ट है, इसी के द्वारा वुड का शिक्षा संबंधित डिस्पैच लाया गया था, जिसे वुड डिस्पैच कहते हैं। शिक्षा से संबंधित है, 1854 में लाया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, लाया गया था 1854 में। किसके समय लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय, और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1853 में बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली थी। 34 किलोमीटर का सफर तय किया गया था और दूसरी रेल 1854 में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य चली। यह सब डलहौजी के समय में हुआ था। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह विधेयक 1856 इसी के समय लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में दिया गया है। इसका जो शासनकाल है 1856 से लेकर के 1862 तक, 1856 से लेकर के 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग के समय घटित महत्वपूर्ण घटना, जैसे कि ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया 1856 में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1857 का सैनिक विद्रोह या फिर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ था। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में हुआ था। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 में। और भी है, जैसे कि नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। क्या क्या? तो नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1861 इसी के समय लाया गया। भारत में बजट सिस्टम की शुरुआत 1860 में हुआ। जेम्स प्रथम ने पहला बजट पेश किया था लॉर्ड कैनिंग के समय में ही। जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक माना जाता है। जेम्स प्रथम या फिर जेम्स विल्सन को भारत में प्रथम बजट पेश करने के कारण इसे बजट प्रणाली के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से लेकर के 1793 तक। इसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793, जिनमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त लागू 1793 में। भारत में सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। 1805 में गाजीपुर में
इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन इसी का है। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल है 1905 से लेकर के 1910 तक। इसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसके बारे में आगे दिया गया है, चलिए आगे देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1857 मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 10 मई को। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन थे, जो कि लिबरल पार्टी से आते थे। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल थे। 1857 के सैनिक विद्रोह का सूत्रधार नाना साहब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ करिएगा, उसी में और पॉइंट दिया गया है। 1857 के सैनिक विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और चपाती या रोटी था। 1857 के सैनिक विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण एकता की कमी थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन का अंत हो गया। 1857 के विद्रोह की समाप्ति 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग की घोषणा से माना जाता है। 1857 की क्रांति कब समाप्त हुई थी? तो 1 नवंबर 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव और भारत परिषद का पद सृजन किया गया। भारत सचिव और भारत परिषद का पद सृजन किया गया। भारत परिषद पद 1935 में समाप्त किया गया, जबकि भारत सचिव पद 1947 में समाप्त किया गया। भारत परिषद पद 1935 में, भारत सचिव पद 1947 में समाप्त कर दिया गया। भारत के बारे में निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा अधिकारी भारत सचिव था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था। भारत के बारे में निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो भारत सचिव था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य होता था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो यह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 लाया जाता है एवं कंपनी के शासन का अंत कर भारत का शासन ब्रिटिश संसद या क्राउन या ताज महारानी को हस्तांतरित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया एवं भारत का वायसराय नामक नए पद का सृजन किया गया। इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय बना था। वॉरेन हेस्टिंग यह बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किए गए द्वैध शासन को अंत कर दिया गया। कब अंत किया था? तो 1772 में। इसने बंगाल में भूमि संबंधी इजारेदारी व्यवस्था का शुरुआत किया था। इजारेदारी व्यवस्था किसने लाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से भारत में सती प्रथा को समाप्त 1929 में किया। 1830 में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। 1835 में इसने मैकाले की शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया। ठगी प्रथा को पूरी तरीके से अंत किसने किया? तो लॉर्ड एलन बरो ने। ठगी प्रथा को पूरी तरह से बंद लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में किया गया। चार्ल्स नेपियर द्वारा 1843 में सिंध का कंपनी साम्राज्य में लॉर्ड एलन बरो के समय ही विलय कर दिया गया। सिंध का विलय 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्थापक थे ए हुम और इसके वास्तुकार या शिल्पकार कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। इसके अनुसार से सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस को कांग्रेस का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है। ए हुम को हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत कहा जाता है या सन्यासी कहा जाता है। ए हुम कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, यह लंबे समय तक महासचिव रहे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। पहली बैठक में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था।
कांग्रेस पार्टी की स्थापना पर लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कवच सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। सुरक्षा कवच का सिद्धांत या फिर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। इनके विचार में कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। किसने कहा है? तो यह हो जाएगा लाला लाजपत राय ने कहा है कि यह जो है डफरिन के मस्तिष्क का उपज है। मुस्लिम लीग लॉर्ड मिंटो के दिमाग के उपज माना जाता है। मुस्लिम लीग जो है यह किसका दिमाग का उपज माना जाता है? तो यह हो जाएगा लॉर्ड मिंटो का। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ। यह भी कोलकाता में। पहला काम हुआ था तो बम्बई में, दूसरा हुआ कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू एवं प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया था। 1886 कलकत्ता अधिवेशन, 1893 लाहौर अधिवेशन और 1906 कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने किया। बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक और है कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। चारों क्रम से याद रखिएगा। और एक कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन दिया गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, जबकि लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला से, कहाँ से? शिमला से 19 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा किया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन दिवस भी मनाया गया। बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था, जो कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक कुख्यात कार्य था। इसलिए लॉर्ड कर्जन को दुर्जन भी कहा जाता है, पता ही है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला का रचना किया, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना 1901 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र रे द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना 1901 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चंद्र रे के द्वारा। यह स्टोर स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। मोस्ट बिहार आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। स्वदेशी आंदोलन के बारे में जानते हैं। यह बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसमें विदेशी हर एक वस्तु का बहिष्कार किया गया, मतलब इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया एवं स्वदेशी चीज़ों का बढ़ावा दिया गया। कृष्ण कुमार मित्रा के मित्रा ने अपनी पुस्तक संजीवनी में बहिष्कार का विचार किया है। के मित्रा की पुस्तक का नाम क्या है? तो संजीवनी नाम है। उसी में बहिष्कार का विचार किया है। मुंबई में आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मुंबई में आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया। पंजाब में लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह, दिल्ली में हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। पंजाब में किसने नेतृत्व किया था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। दिल्ली में हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई। वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी वाधव समिति का गठन किया गया था। अच्छा, वारिसल में अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी वाधव समिति का गठन किया गया था। अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी वाधव समिति का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। कब? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। नंदलाल बोस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले चित्रकार थे। नंदलाल बोस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले चित्रकार थे। कौन थे? नंदलाल बोस ओरिएंटल आर्ट की प्रथम छात्रवृत्ति पाने वाले चित्रकार थे। आगे है 12 दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? 12 दिसंबर 1911 में। कौन आए थे? तो ये हो जाएंगे सम्राट जॉर्ज पंचम।
इस दरबार में निम्नलिखित घोषणा किया गया, जैसे कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करने की घोषणा किया, बंगाल विभाजन को रद्द, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया और बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग करने की घोषणा किया गया। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने लिखा था किसने? हजरत मोहानी ने। की प्रसिद्धि किसने दिलाई? भगत सिंह ने। साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया है? यूसुफ मेहर अली ने। करो या मरो और हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। प्रमुख नारा के बारे में आगे चर्चा किया गया, चलिए आगे देख लेंगे। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में 1917 में। गांधी जी को बिहार आने का अनुरोध राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया था। कांग्रेस ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए, माफ करिएगा, गांधी जी ने तिनकठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए अप्रैल 1917 में सत्याग्रह प्रारंभ किया। अप्रैल 2017 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाया गया है। तिनकठिया पद्धति का अनुबंध 1867 में चंपारण के किसानों के साथ किया गया था। तिनकठिया पद्धति का अनुबंध 1867 में चंपारण के किसानों के साथ किया गया था। तिनकठिया पद्धति है क्या? इसमें किसानों को 3/20 मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था और यह शोषणकारी खेती था। महात्मा गांधी ने इसे समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। चंपारण सत्याग्रह से महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में प्रवेश हुआ था। चंपारण में महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग था। गांधी जी प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में ही चला दिया गया था। भारत की बात की जाए तो चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में और यह 40वां अधिवेशन था। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी 1924 में किए थे और महात्मा गांधी मात्र एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कुछ अधिवेशन दिया गया, जैसे कि 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया। 1916 लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल नरम दल में एकता स्थापित हो गई। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ मुस्लिम लीग की बैठक एक साथ एक ही मंच पर एक ही समय आयोजित हुआ था। 1934 में कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 1939 सुभाष चंद्र बोस के त्याग पर देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को बिरला हाउस में गांधी जी के प्रार्थना समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को भी और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1931 को 3 क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दिया गया था। महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिरला हाउस दिल्ली में है और यहीं पर महात्मा गांधी की हत्या कर दिया गया था। बिरला हाउस में। इंडिया हाउस कहाँ है? तो यह लंदन में है और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित किया गया लंदन में एक छात्रावास था। व्हाइट हाउस कहाँ है? तो यह अमेरिका में है और यह अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल है। जयपुर भवन कहाँ है? तो यह आगरा में है। जयपुर भवन आगरा उत्तर प्रदेश। औरंगजेब ने शिवाजी को यहीं कैद किया था। आनंद भवन कहाँ है? तो यह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत भवन कहाँ है? तो यह भोपाल मध्य प्रदेश। आनंद भवन इलाहाबाद और भारत भवन भोपाल। आगा खां पैलेस पुणे महाराष्ट्र। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यहीं बंद किया गया था। जिन्ना टावर कहाँ है? तो यह गुटूर आंध्र प्रदेश में है और यह पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का स्मारक है। जिन्ना टावर कहाँ है? तो गुटूर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, जबकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम दिया गया है, जैसे कि लोकहितवादी किसे कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को। जननायक कर्पूरी ठाकुर। अजातशत्रु या देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
महामना मदन मोहन मालवीय, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, राष्ट्रपिता या फिर बापू महात्मा गांधी, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नरोजी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशम, आंध्र केसरी किसे कहेंगे? टी प्रकाशम को, शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला, बगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, देशबंधु चित्तरंजन दास, दीनबंधु CF एंड्रूज। गुरुदेव विश्व कवि या फिर कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। गुरुजी MS गोलवलकर, राजाजी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, राजा किसे कहते हैं? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। गुरुजी MS गोलवलकर को। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, बाबूजी जगजीवन राम, शहीद ए आजम भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। माता बसंत कहा जाता है एनी बेसेंट को। भारत की कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, तोता ए हिंद अमीर खुसरो, भारतीय मैकियावेली चाणक्य, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो जाएंगे और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। नेक्स्ट है 2012 में पूछे गए प्रश्न। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी? झांसी की रानी। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी के राजा मानने से इनकार कर दिया एवं व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत झांसी को कंपनी में अपने अधीन कर लिया। इसके विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह कर दिया एवं 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गई। रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज के बीच युद्ध हुआ जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति प्राप्त हुई। किसके मध्य हुआ था? हीरोज के मध्य। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वीरगति को प्राप्त हुई अकेली मर्द है। नेक्स्ट है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो राम तनु पांडे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम राम तनु पांडे था। नाना साहब के प्रमुख सहयोगी थे। तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई को भी सहायता पहुंचाया था। तात्या टोपे ने ग्वालियर से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि मुगल शासक के अंतिम शासक हुए। मुगल वंश के अंतिम शासक हुए बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनके बारे में जानते हैं। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह थे जिनको 1857 के विद्रोह में भाग लेने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। कहाँ? रंगून। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये भारत कैसे सम्राट थे? ये भारत के ऐसे सम्राट थे जिन्हें मरने पर अपने देश की मिट्टी नसीब नहीं हुआ था। मिर्जा गालिब उर्दू का प्रमुख शायर थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। किसने? मिर्जा गालिब ने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? यंग इंडिया। यंग इंडिया किसका है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी का है। यंग इंडिया अंग्रेजों में माफ करिएगा अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिका थी। यंग इंडिया अंग्रेजी में यह साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके साथ साथ हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, यह सब किसका पुस्तक है? महात्मा गांधी का। हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, यह सब किसका है? तो हो जाएगा महात्मा गांधी का। न्यू इंडिया इनोवेशन की रचना है न्यू इंडिया इनोवेशन, जबकि बंदी जीवन किसका है? सचिंद्रनाथ सन्याल का है। जवाहर नेहरू का प्रमुख पुस्तक है जैसे कि नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टुवर्ड फ्रीडम। नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री टुवर्ड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे WC बनर्जी। WC बनर्जी हो जाएंगे। 1885 में मुंबई में अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अलग हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे उमेश चंद्र बनर्जी की बात हो रही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ए बंगाली पत्रिका के लिए जाने जाते हैं। इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन इन्होंने ही किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अभिजीत बनर्जी कौन है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता है। और ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन? ममता बनर्जी।
महामना के नाम से किसे जाना जाता है? महामना मदन मोहन मालवीय। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से अलंकृत किया। मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से अलंकृत किया गया है। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम पहले ही बताया जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में दिया गया है। इन्हें लोकमान्य कहा जाता है। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव को प्रारंभ किया था। गीता रहस्य, मराठा केसरी, आर्कटिक, होम ऑफ वेदास इनकी प्रमुख रचना है। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारत में अशांति का जनक कहा था। 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था, अप्रैल 1916 में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था। जॉर्ज अरुंडेल होम रूल आंदोलन का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में निराशा का माहौल बन गया था। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया। माफ करेंगे, कांग्रेस को विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई का विचार प्रस्तुत किया। हाँ, 1922 में कांग्रेस के नए अधिवेशन में बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। तब चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पर दे दिया और एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया। CR दास इसके अध्यक्ष व मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। नेक्स्ट है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने जनवरी 1933 में प्रकाशित किए एक पैम्पलेट में अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर में किया था। पाकिस्तान का अर्थ होता है पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, पाकिस्तान क्या ऐसे कश्मीर, एस से हो जाएगा सिंध और टन से हो जाएगा बलूचिस्तान। तो पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पृथक राज्य पाकिस्तान बनाने के विचार व्यक्त किया गया। पाकिस्तान देश का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, क्योंकि 1940 में पाकिस्तान को इन्होंने ही मांगा था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 2012 में ही पूछे गए प्रश्न, भारतीय गीत, राष्ट्रीय गीत, माफ करें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में ही की थी। कब? 1876 में की थी। सन 1882 में उन्होंने इसे अपने प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मतलब सन्यासी विद्रोह की चर्चा जो मिलती है यह आनंद मठ पुस्तक में मिलती है। इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। हाँ, पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह शानी कर रहे थे। वंदे मातरम को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले अरविंद घोष ने किया था। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? अरविंद घोष ने। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसे एक बंगाली पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित किया गया था। जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विजय नारायण धर कर रहे थे। इसके गाने की अवधि 52 सेकंड है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को एक साथ ही 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2 देश के राष्ट्रीय गान की रचना की है। एक है हमारा भारत का जन गण मन और एक है बांग्लादेश का हाँ, अमर सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। अरविंद घोष की प्रमुख रचना है द लाइफ डिवाइन किसकी है? तो अरविंद घोष की है। एसेज ऑन गीता किसकी? अरविंद घोष की पुस्तक है। शरत चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचना है देवदास और चरित्रहीन। शरत चंद्र चटर्जी
की प्रमुख रचना देवदास और चरित्रहीन। गीता से संबंधित पुस्तक है। मूल रूप से गीता महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश था। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। गीतांजलि के कौन है? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर। और गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। गीता से संबंधित यह पुस्तक थी। नेक्स्ट है, स्वत्व की न्यायता का सिद्धांत किसने दिया? गुणधर्म की न्यायता का सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने। स्वत्व या फिर गुणधर्म की न्यायता का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था। ट्रस्टीशिप न्यायता के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी कहा था कि अमीर को आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंधन एक ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा था कि अमीर को आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंधन एक ट्रस्टी अथवा न्यासी की तरह समाज कल्याण के लिए करना चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है। गांधी जी जहां वर्ग सहयोग पर बल देते हैं वही कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं। गांधी जी जहां वर्ग सहयोग पर बल देते हैं वही कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य राजविहीन समाज की स्थापना करना है। राजविहीन समाज की स्थापना करना है। गांधी जी के दो आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा है। सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से ग्रहण किया है। ध्यान रखिएगा, सर्वोदय की अवधारणा कहाँ से प्राप्त किया है? जॉन रस्किन की पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। गांधी जी रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित हैं। लियो टॉलस्टॉय की प्रमुख रचना है वॉर एंड पीस। लियो टॉलस्टॉय की प्रमुख रचना का नाम वॉर एंड पीस था। ये नाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के एक महान दार्शनिक शास्त्री, महान कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। मार्क्स ने समाजवाद साम्यवाद पर कई पुस्तकें लिखी, जैसे कि दास कैपिटल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसका है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यह एक कार्ल मार्क्स की प्रमुख नारा है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यह किसकी नारा है? कार्ल मार्क्स की। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसका है? तो एडम स्मिथ का है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वही लोकमान बाल गंगाधर तिलक हैं। 1999 में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में, 1971 में। 1971 भारत के सहयोग से पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि पाकिस्तान का शासक राष्ट्रपति अयूब खान थे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इस युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। शिमला सम्मेलन 1945 में किया गया था। शिमला सम्मेलन 1945 में, जबकि शिमला समझौता 1972 में हुआ। 1945 में शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा भारत के सभी राजनीतिक दलों का शिमला में सम्मेलन बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने मथुरा के अंधे गुरु स्वामी बिरजानंद से शिक्षा लिया था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी बिरजानंद। दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने अपने विचारों से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के माध्यम से फैलाया। इन्होंने वेदों को ज्ञान का सच्चा स्रोत माना, जबकि बाकी सब ग्रंथों को पाखंड माना। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वराज का विचार सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज का विचार सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती हिंदी और संस्कृत के समर्थक थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बाद सबसे पहले इन्होंने किया था, बाद में महात्मा गांधी ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बाद सबसे पहले किसने किया? दयानंद सरस्वती ने, फिर बाद में महात्मा गांधी ने।
दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किया गया था? तो मुंबई में। आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में था। आर्य समाज में शिक्षा के क्षेत्र में DAV की स्थापना किया गया। DAV का पूरा नाम होता है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। हालांकि DAV की स्थापना इसी के शिष्य हंसराज ने किया था। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नवजागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी प्रमुख पत्रिका है संवाद कौमुदी, जो कि बंगाली भाषा में छपती थी, मिरातुल अखबार, जो कि फारसी भाषा में। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का दूत कहा जाता है। इन्हें भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। यह बांग्ला और अंग्रेजी के समर्थक थे। इन्होंने संस्कृत भाषा और हिंदी का समर्थन नहीं किया था। इन्होंने संस्कृत भाषा और हिंदी का समर्थन नहीं किया था। बांग्ला और अंग्रेजी के समर्थक थे। 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना किया। आत्मीय सभा की स्थापना किया 1815 में। 1817 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना डेविड हेयर की सहायता से किया था। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। नरेंद्र दत्त को विवेकानंद की उपाधि महाराज खेतड़ी ने दिया था। खेतड़ी के महाराज ने इनको दिया था विवेकानंद की उपाधि। विवेकानंद को अमेरिका के 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन से प्रसिद्धि मिला था। 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप बारानगर में की थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता के समीप बारानगर में की। विवेकानंद मूर्ति पूजा के विरोध नहीं किया था। इन्हें नव हिंदूवाद का उपदेश कहा जाता है। नव हिंदूवाद का उपदेश कहा जाता है। 1893 का प्रमुख घटना। 1893 में ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी। तीनों पॉइंट 1893 से संबंधित याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? 1924 बेलगांव अधिवेशन। आंसर हो जाएगा सी, बेलगांव अधिवेशन। गांधी जी कांग्रेस छोड़ने के बाद कहा था कि मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया? विकल्प के अनुसार हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है? तो कैप्टन मोहन सिंह। रास बिहारी बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा सिंगापुर में किया गया, परंतु वह असफल रहा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया एवं आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 1945 में फॉर्मोसा या ताइवान में विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन यह अभी भी विवादित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था और इस दिन ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। फॉर्मोसा जो है यह ताइवान का पुराना नाम है, जबकि फारस का पुराना नाम ईरान का पुराना नाम क्या है? तो यह फारस हो जाएगा। और फॉर्मोसा किसका पुराना नाम है? तो ताइवान का। अबुल कलाम आज़ाद, इसके बारे में जान लीजिए। अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, भारतीय स्वतंत्रता के एक वरिष्ठ नेता थे। यह देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे।
इनकी प्रमुख पुस्तक अल हिलाल और अल विलाल था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष थे। 1923 में ही दिल्ली अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था और सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति यही हैं। 1940 से लेकर के 1946 तक अध्यक्षता किया था। ये स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद हुए। इनके प्रमुख कथन हैं, मुस्लिम मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। मुस्लिम मूर्ख थे जो सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जिन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। ये याद रखिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं। यहाँ पे बात हुई अबुल कलाम आज़ाद की, अब्दुल कलाम अलग है। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अब्दुल कलाम को यह भारत के वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम यह बाल विवाह से संबंधित है। यह अधिनियम 1929 में लाया गया था। शारदा अधिनियम 1929 में 28 सितंबर 1929 को लाया गया था। 28 सितंबर 1929 को। हालांकि यह लागू जो है कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1930 को यह लागू हुआ था। 28 सितंबर 1929 को लाया गया, 1 अप्रैल 1930 को यह कानून लागू हो गया। अधिनियम में विवाह की लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। यह जाति या नस्ल की परवाह किए बिना पूरे भारत पर लागू होता था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। 1978 की बात की जाए तो इस समय विवाह की आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों को 21 वर्ष कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1978 में। 1978 में ही विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। भारत में बाल विवाह से संबंधित अधिनियम जैसे कि नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था? 1872 में। 1872 में इससे संबंधित दिया गया विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास बाल विवाह के तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ। समाज सुधारकों के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट में 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया और इस समय भारत के वायसराय नॉर्थब्रुक थे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट है सम्मति आयु अधिनियम, एज कंसेंट एक्ट 1891। सम्मति आयु अधिनियम कब लाया गया? 1891 में लाया गया। 1891 में। नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका, अतः एक पार्टी समाज सुधारक वी.एम. मालावारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। इसके द्वारा नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 14 वर्ष और सम्मति आयु अधिनियम के तहत 12 वर्ष कब लाया गया था? 1891 में। और इस अधिनियम का बाल गंगाधर तिलक द्वारा विरोध किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा था कि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार को हमारे सामाजिक रीति रिवाजों या जीवन जीने के तरीकों को विनियमित करने में कुछ भी करना पड़े, भले ही सरकार का कार्य एक बहुत ही लाभकारी और उपयुक्त उपाय होगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। शारदा अधिनियम 1930। इस अधिनियम के द्वारा समाज सुधारक हर विलास शारदा के प्रयास से लाया गया था। किसके प्रयासों से? हर विलास शारदा के प्रयास से। एम.जी. रानाडे ने बाल विवाह का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। एम.जी. रानाडे ने बाल विवाह का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, पश्चिम भारत का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह विधेयक, यह 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। यह पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मुख्य भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में किया गया। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के सहयोग से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स ए हिकी, जेम्स ऑगस्टस हिकी इनका पूरा नाम हुआ और इन्हें भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव रखने वाले पत्रकार थे। जेम्स ऑगस्टस हिकी भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव रखने वाले पत्रकार थे। हिकी एक आयरिश मैन थे। उन्होंने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। यह अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। हिकी ने इसकी शुरुआत 1779 में कलकत्ता से की थी।
इसकी शुरुआत 1779 को नहीं हुआ था, 1780 को हुआ था। सुधार कर लेंगे, 1780। लेकिन सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखने के कारण इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। हिकी ने इंडिया गजेट नवंबर 1780 में प्रकाशित किया। हिकी ने इस अखबार के लेखक, संपादक और प्रकाशक के रूप में भी काम किया। हिकी अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिए जाने जाते थे। वे भारत के पहले पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में राष्ट्रगुप्तार, जो कि गुजराती भाषा में थी, समाचार पत्र पारसी धर्म सुधार के लिए शुरू किया। राष्ट्रगुप्तार का प्रकाशन 1851 में किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का पहला गवर्नर जनरल था। इसने मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया है। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था नेपोलियन बोनापार्ट। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई। यह क्रांति 1799 तक चली। इस क्रांति के दौरान फ्रांस में राजतंत्र समाप्त हो गया। फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल हुई और आमूल परिवर्तन हुए। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने वास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस या फिर राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह नारा फ्रांस की क्रांति की देन है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान लें। 1769 से लेकर के 1821 तक ये एक फ्रांसीसी सैन्य नेता और सम्राट थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? तो 15 अगस्त 1769 को 15 अगस्त 1769 को हुआ है। 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। 1804 में नेपोलियन का यह सम्राट बना। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन को किस नाम से? लिटिल कारपोरल के नाम से जानते हैं। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इसने उस क्रांति को ही मार दिया जिस क्रांति से इसका जन्म हुआ था। जर्मनी और इटली में राष्ट्रवाद के जनक नेपोलियन बोनापार्ट को ही कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्र को माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को माना जाता है। एडोल्फ हिटलर के बारे में जान लेते हैं। एक जर्मन राजनीतिज्ञ थे जो कि 1933 से लेकर के 1945 में अपनी आत्महत्या तक जर्मनी के तानाशाह थे। 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया ब्रोना नामक शहर में हुआ था। ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर नाजी पार्टी के नेता के रूप में सत्ता में आया। इसे फ्यूहरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूहरर। फ्यूहरर शब्द जर्मन में नेता या मार्गदर्शक के लिए प्रयोग होता है। हिटलर का आत्मकथा है मीन कैफ, मेरा संघर्ष। यह जर्मनी के तानाशाह और पूर्व चांसलर एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखित एक पुस्तक है। इसमें हिटलर की आत्मकथा के साथ साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के बारे में उसकी योजनाओं का वर्णन है। मुसोलिनी के बारे में जानते हैं। 1883 में रोमागना में जन्म हुआ था। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रोमागना में। कब हुआ था? तो 1883 में। इसका पूरा नाम बेनिटो मुसोलिनी था। इटली में फासिज्म का उदय सर्वप्रथम मुसोलिनी के द्वारा हुआ। मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है। मुसोलिनी को किस नाम से? ड्यूस के नाम से पुकारा जाता है। फ्यूहरर किसे कहते हैं? तो हिटलर को कहते हैं। नेक्स्ट है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? यह कहा था किसने? यह कहा था हीगल ने। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह कथन किसका है? हीगल का है।
कुछ व्यक्तियों के अति महत्वपूर्ण कथन जैसे कि जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं, यह किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर ने। जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारे विचार ही उन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं, यह किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर। सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं, सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं, किसने कहा है? लियो टॉलस्टॉय। सभी राजा इतिहास के गुलाम हैं, किसने कहा है? लियो टॉलस्टॉय ने। मेरी समाधि गरीब से गरीब के जैसा होना चाहिए, यह कहा था लियो टॉलस्टॉय। मेरी समाधि गरीब से गरीब के जैसा होना चाहिए, किसने कहा? लियो टॉलस्टॉय ने। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते, यह कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते, यह कथन था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने के अयोग्य हैं, यह कहा था जॉर्ज वाशिंगटन। मानव जाति अगर अपने आप पर छोड़ दी जाए तो खुद पर भी शासन करने का अयोग्य है, यह किसने कहा है? जॉर्ज वाशिंगटन ने। कोई कितना ही करे परंतु जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि होता है, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र के जीवन की सांस है, अरविंद घोष का कथन है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है, यह कहा है भगत सिंह ने। मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, महात्मा गांधी का यह कथन है। मुझे लगता है कि सत्याग्रह ही आतंकवाद को रोकने का एकमात्र उपाय है, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए, यह कथन है महात्मा गांधी का। धर्म अफीम के समान होता है, यह कहा था कार्ल मार्क्स ने।